जामवाल करेंगे जमावट, संगठन में लाएंगे कसावट। 2023 की तैयारियों की आहट। 2023 के चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन में कसावट और जमावट शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भोपाल पहुंचे, जहां वो बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर फीडबैक लेने वाले हैं। हालांकि उनका ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जामवाल का फोकस संवाद से संगठन को सशक्त बनाने पर है, साथ ही पार्टी में आए नए लोगों को तराशने और पुरानों की साख बनाए रखने पर भी वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे, क्योंकि जयंत मलैया, अजय विश्नोई समेत राजेंद्र शुक्ला जैसे वरिष्ठ नेताओं के हाल में दिए गए बयानों ने बीजेपी के लिए आने वाली चुनौतियों के संकेत दिए हैं। वे आए हैं तो ये गौरव की बात है। हमारे नए अधिकारी हैं, उनसे सबका परिचय होगा, आगे उनकी कैसी रणनीति रहती है, कैसा उनका मार्गदर्शन रहता है, उसके अनुरूप हम सब लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते हो 24 घंटे चुनाव मोड में रहती है और निश्चित तौर पर अजय जामवाल जी आए हैं तो और भी अच्छा मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा और 2023 और उसके बाद 2024 भाजपा की फतह। जमावट में तो कांग्रेस भी लगी है। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने पार्टी में एकता का संदेश देने की भी कोशिश की है। अब इसी एकता को बनाए रखकर वो 2023 की जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जो परिणाम निकाय चुनाव में आए हैं वो कांग्रेस पार्टी का सेमीफाइनल नहीं, एक रिहर्सल था, जैसा माननीय कमलनाथ जी ने कहा है। उस आधार पर तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है और उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी भी अपनी व्यापक स्तर पर तैयारी प्रारंभ कर चुकी है और कमलनाथ जी ने पूरा रोड मैप बना लिया है। कुछ दिनों पहले जामवाल ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को भी समझा, जिसके बाद वहां बड़ा बदलाव देखने को मिला। लेकिन मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जैसे समीकरण नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विपक्ष में है, जबकि मध्य प्रदेश में संगठन काफी मजबूत और बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। ऐसे में जामवाल के दौरों को 2023 की तैयारियों को और धार देने से जोड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जामवाल की जमावट। जो लोग बीजेपी को समझते हैं, बीजेपी को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि बीजेपी में एक जो संघनिष्ठ सोच से बिल्कुल अनुप्राणित, थोड़ी सी हिंदी भारी लगेगी आपको, लेकिन संघशील दृष्टि, चिंतन, दर्शन से अनुप्राणित जो व्यक्तित्व होते हैं, जो आमतौर पर विद्यार्थी परिषद और इसके पहले प्रचारक के तौर पर अपना एक इतिहास और पृष्ठभूमि रखते हैं, उनकी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठकों को एक अलग किस्म की ऊर्जा, चिंतन और एक छिपे हुए, भय शब्द में नहीं बोलूँगा, एक छिपे हुए चिंता के भाव से संचालित करती है। ये व्यक्तित्व जो आके बैठक में बैठते हैं, अमूमन उनकी मुद्रा जो रहती है वो इस तरह की रहती है। आप उनसे कितनी बड़ी खबर शेयर कर दें अच्छी, वो कूद नहीं पड़ते अपनी कुर्सी से, और कितनी भी नकारात्मक कर दें तब भी आवाज़ यही आती है, देखना पड़ेगा। हाँ, ये चिंतन का विषय आप लोगों के लिए है। इस दृष्टि को जितना बेहतर हम परिष्कृत करेंगे उतना उचित होगा। इससे ज़्यादा नहीं बोला जाता, इतने में ही सार छिपा रहता है। जामवाल जी के लिए मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन उनकी जो सोच और दृष्टि है वो बहुत खुली है। ऐसा नहीं है कि संघनिष्ठ सोच दृष्टि उनकी बराबर है, लेकिन उसके साथ वो 2022 की राजनीति के टूल्स और उपकरणों से भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। वो समझते हैं कि कैसे समझाना है, कैसे समझना है, कैसे सबको साथ लेकर चलना है। और ये संयोग नहीं है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में वो इस दायित्व के साथ मौजूद हैं, और इसीलिए ये 3 दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ख़ासतौर से वो लोग जो समझते हैं कि जामवाल जी जो आए हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के लिए लेकर आए हैं, और वो कुछ ऐसी बातें भी ज़रूर भारतीय जनता पार्टी में संचारित करने के लिए आए हैं जिनसे पार्टी और बेहतर होगी। कांग्रेस अपनी शैली में चल ही रही है, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा है, नाम है कमलनाथ। कमलनाथ जी की अपनी शैली है। जैसे 123 अधिकारियों की एक सूची बन गई है मध्य प्रदेश में, और ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव की प्रणाली है, और इसमें कमलनाथ जी बहुत बेहतरीन प्लेयर माने जाते हैं। जैसे निकाय चुनाव के परिणाम आने के पहले कहा गया कि हेलीकॉप्टर से उड़कर पहुंच जाएंगे, ये एक शैली थी जिसमें आप ये कहते हैं कि हमारे पास भी, जैसे सौरभ गांगुली कहा करते थे
कि कल के मैच में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को जवाब देने के लिए हमारे पास एक मजबूत रणनीति है। इतने में खेल हो जाता था सर, मीडिया चलने लगता था। अब ये हो रहा है साहब, कल सौरव गांगुली भी स्लिप पे जरूर जो है स्टीव वॉ को कुछ ऐसी कड़वी बात कहेंगे। तो ये दोनों तरफ से बड़ी ज़बरदस्त मनोवैज्ञानिक तैयारी, युद्ध चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी शैली की तरफ लौट रही है। वो जानती है कि उसे कुछ ऐसे प्रमुख पदाधिकारी या रेफरी चाहिए जो किसी से भी जुड़े न रहते हुए और सबसे जुड़े रहते हुए मैसेजेस पास करें। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, बहुत स्वागत है सर। अजय सिंह यादव हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस के, मीडिया विभाग के, युवा नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत है उनका भी। और जय नागला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। जय जी, संघनिष्ठ सोच, दृष्टि और उसी के साथ 2022 की राजनीति के तमाम बदलते प्रतिमानों को देखते हुए पार्टी की ज़रूरतों को उसके हिसाब से ट्यून करने के लिए जामवाल साहब आ चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी का वो वर्ग जो पार्टी की रीति नीति को बहुत अच्छे से समझता है, बहुत सतर्क, सजग और उत्सुकता से उनकी तरफ देख भी रहा है। क्या कहेंगे आप? शरद जी, अगला चुनाव में जो खास बदलाव की यदि बात करें तो दूसरे अभी तक के चुनाव से और इस चुनाव में जो बड़ा चेंज आने वाला है, जैसा कि हम लगातार सुन रहे हैं कि ये जो मुफ्तखोरी की आदत है, इस तरह की जो घोषणाएं हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन या कई चीजें जो मुफ्त है, जो बहुत आसानी से आप उससे अपना वोट बैंक मजबूत कर लिया करते थे, शायद अब वो नहीं हो पाएगा। जैसा कि मोदी जी स्वयं कह चुके हैं और बीजेपी की तरफ से भी ये आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर के अब कहीं कुछ कहने लगा है कि निर्वाचन आयोग को कुछ अपने नियम कड़े करने पड़ेंगे कि जिससे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति वैसी है कि अभी तक आप पानी में जो तैर रहे थे, या तो किसी ट्यूब के सहारे या किसी कुप्पी के सहारे तैर रहे थे, लेकिन अब आपको बिना किसी सहारे के खुद के दम पे इस चुनावी रण में उतरना पड़ेगा। मतलब प्रलोभन का कोई सहारा नहीं होगा और इस स्थिति में आपके पास एक मजबूत रणनीति और एक मजबूत टीम चाहिए। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी इसी को सोच, लेकिन प्रलोभन का सहारा दूसरों के पास भी नहीं होगा। निश्चित रूप से ये दोनों के लिए है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है जय जी। जी, सभी ट्यूब लेके तैरेंगे जी। हाँ, बिल्कुल। अभी तक बचपन में नदी में तैरने जाया करते थे तो शुरू में कुप्पी, मतलब वो बांध करके या ट्यूब के सहारे उतरते थे। अब फिर जब कुप्पी छूटती थी तो वो एक भय होता था कि अब कैसे तैरेंगे। तब तक तो आप बिना सहारे के अब आपको उतरना है। ये स्थिति अभी सब पार्टियों के लिए, यदि पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने एक बड़ा जो घोषणा की थी किसानों का कर्जा माफ, कहीं ना कहीं वो फैक्टर, तो कभी आदिवासियों को पट्टे, कभी ये, मुझे लगता है इससे ऊपर उठ करके जो अब राजनीति होगी वो कुछ अलग होगी और ऐसे में पार्टियों की रोल, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए ये जो आगे आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा, मुझे लगता है। और दोनों ही पार्टियों के लिए, कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती ये भी है कि आपको जिस तरह आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बेहतरीन प्लेयर्स देना शुरू कर दिया, एक ऐसी लीग की ज़रूरत बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को अधिक है। युवा नेताओं की एक पूरी जमात है, लेकिन अभी उनके पास अनुभव का वो दायरा और बड़ा होने की ज़रूरत है और उन्हें अब अपनी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि 2018 में कमलनाथ जी ने उन्हें बहुत ही शानदार अवसर दिया। लेकिन इनमें से चुनिंदा नेताओं को छोड़ दें, 2-3 नामों से ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं आते हैं, जो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति से, उसके बाद से, मंत्री पद से हटने के बाद और विपक्ष में आने के बाद वो अपनी भूमिका को वरिष्ठों के पीछे ही देख रहे हैं। बहरहाल ये मेरा नज़रिया है। अजय जी, देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की वर्किंग कार्यशैली में अभूतपूर्व अंतर है। भारतीय जनता पार्टी संघ की रणनीति, संघ के भरोसे चलती है, उनका इंटरनल मामला, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे जामवाल जी आए, चाहे अन्य कोई आए, या वो अपनी अन्य कोई रणनीति बनाए, वो उन्हें बनाना भी चाहिए, विपक्षी दल हैं, वो अपनी रणनीति बनाए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अपनी अलग कार्यशैली है। हमारे कार्यकर्ता और नेताओं का जो प्रभाव
और जिस तरह से हमारे बड़े बड़े नेता कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हैं पार्टी के प्रति काम करने के लिए, और पार्टी की विचारधारा के लिए कांग्रेस के लोग कार्य करते हैं, वो एक अलग कार्य है। उसके लिए हमें किसी संघ की या किसी बाहर से आने वाले संगठक की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है। हमारी पार्टी के प्रदेश के नेता स्वयं ही इतने प्रभावी होते हैं जो काम कर सकते हैं। लेकिन हालांकि ये इनका इंटरनल मामला है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 2-3 ऐसे उदाहरण जो मैं कोट करना चाहूँगा, ये चीज़ें ज़मीन पे कम होकर फैब्रिकेटेड ज़्यादा लगती हैं। जैसे 1998 का चुनाव, आज के प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के संगठन प्रभारी महामंत्री थे, लेकिन चुनाव हुआ तो सरकार कांग्रेस की बनी, कुछ नहीं कर पाई, ये सारी योजनाएं धरी रह गईं। 1971 के समय भी ग्वालियर चंबल में कांग्रेस नहीं जीतती थी, सिंधिया और जनसंघ का इतना प्रभाव था राजमाता का, लेकिन आज सिंधिया भी आपके साथ हैं, संघ भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी ग्वालियर मुरैना सारे नगर निगम हम जीत रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ज़मीन पर एक हवा बनाया जाता है, उन हवा का कहीं वो असर नहीं है जो ज़मीन पर होता है। ये मुझे लगता है कि एक फैब्रिकेटेड चीज़ें ज़्यादा है माहौल बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं, इनका इंटरनल मामला है। तो आपने लेना देना बराबर कर दिया सर। उसके बाद इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं। आपने पूरा ब्याज स्तुति सब कर दिया, उसके बाद कहते हैं कि मौसी ये जो है ना थोड़ा बहुत कभी कभी पत्ता भी खेल लेता है, बाकी हमको क्या लेना देना। तो कब मौसी बारात लेके आए हम? जी जी सर। अभय जी के जज्बे के मैं आपको 10 में से 10 नंबर देना चाहिए जी उनका जज्बा बड़ा सॉलिड, बिल्कुल ठीक है। मतलब इससे नकारा उपाध्यक्ष है सर मीडिया विभाग के, बड़ा दायित्व है और बहुत गरिमा से निभाते हैं। कांग्रेस कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है और उसमें भी यदि ये सिल्वर लाइन ढूंढते हैं तो ही द ट्रू कांग्रेसमैन। आपके सवाल का इंतजार करूंगा सर। सर मैं यही आपसे चाहूँगा कि अजय जामवाल जी का आना, एक युवा और जिस तरह से संघनिष्ठ दृष्टि, सोच और परंपरा और मूल्य के साथ आधुनिक राजनीति के उपकरणों से भी अच्छी तरह वाकिफ़, इन सब का कॉम्बिनेशन निश्चित तौर पर एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कमलनाथ जी की मौजूदगी कांग्रेस के लिए, आपके लिए एक स्टिफ कंपटीशन और एक डेडली कॉम्बिनेशन तैयार करती है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का कॉम्बिनेशन मध्य प्रदेश में माना जाता है। अब इनके आने से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके यहाँ बहुत सारी चीज़ें कुछ डिसऑर्डर हैं जो ऑर्डर में आ जाएंगी, लेकिन हाँ एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से तटस्थ रूप से देखता है चीज़ों को, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करता है। तो क्या हम देखें कि जामवाल जी का आना, उनके साथ चीज़ों का समन्वित होना, सिंक्रोनाइज होना, कैसे देखेंगे हम इसको? देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है शरद जी कि एक्सपीरियंस इज़ नॉट एक्सपर्टीज़। ठीक बात है। तो हम मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, हम 15 महीने यदि भूल जाएं तो लगभग 20 साल से मध्य प्रदेश में हम लोग सरकार में हो जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि इसको अब आप इसको रेफरेंस पॉइंट से देखें तो चूंकि आप दोनों नागड़ा साहब और आप दोनों विश्लेषक रहे हैं इस पूरे कालखंड में, तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद हम मान लें कि कांग्रेस के लिए धरती मुफीद नहीं रही, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं। उसके बाद से कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, उसके कारण ठीक है अपने अपने होंगे बहुत सारे। तो हम ये मानकर चलें कि छत्तीसगढ़ बनने के पश्चात मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अनुकूल और मुफीद प्रदेश है जो हमारी विचारधारा का भरपूर समर्थन करता है। क्योंकि पिछले चुनाव में जिसमें हमारे 5 सीटें कम आई थी उसमें वोट अधिक मिले थे। हम हमेशा बोलते हैं ठीक है हम विपक्ष में बैठे, तो इसका अर्थ यही है कि हमको इसको बनाए रखना चाहिए। हमसे कोई ऐसी गलती नहीं होना चाहिए जिससे कि हम खुद कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाए जिसको हम बोलते हैं। तो स्वाभाविक है कि बीच में कोविड काल भी रहा शरद जी, नड्डा साहब का बहुत बड़ा कार्यकाल जो है 2 साल 2.25 साल उसमें निकला। तो हम ये देख सकते हैं उसके बाद आज आप देखेंगे सीरीज ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हुए हैं। उत्तर प्रदेश से सुनील बंसल जी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, वहाँ पर धर्मवीर जी पहुँचे जो झारखंड के हमारे संगठन मंत्री थे, प्रदेश के संगठन महामंत्री, फिर वहाँ पर कर्मवीर जी पहुँचे। तो ये सब जो चेंजेस हुए हैं उसी श्रृंखला में माननीय अजय जामवाल साहब का जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में 2 राज्यों का प्रभार उनको मिलते हुए मुख्यालय हुआ यहाँ पर। तो ये सब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन एक्टिविटी है नंबर 1। रहा सवाल जामवाल साहब का, तो ये बात सच है कि उनके पास एक व्यापक अनुभव है। तो जब एक्सपीरियंस जो होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को आपने भी पिछले 2-3 साल में देखा होगा कि हमने किस प्रकार से वहाँ पर नागड़ा साहब भी प्रकाश डालेंगे, एक मजबूती से वहाँ की राजनीति बहुत अलग है नागड़ा साहब।
शरद जी, तो उसमें एक्सपीरियंस लेकर हम मान सकते हैं कि यदि वो हमारी ओर आए हैं तो हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं जो लगातार 20 साल से सरकार बना रहे हैं, यदि आप मानते हैं तो ये एक्सपीरियंस और ये एक्सपर्टीज जब मिलेंगे तो ये एक दूसरे के पूरक होके हम और बेहतर तरीके से 2023 में जा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चल तो ये हमारी एक इंटरनल व्यवस्था है। बिल्कुल अभय जी ने ठीक कहा है, इनके यहाँ भी प्रभारी होते हैं, इनके यहाँ पर अलग प्रकार से होते हैं, हमारे यहाँ अलग होते, लेकिन होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग है, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता। और ये डेफिनेटली स्ट्रेंथनिंग के लिए की जाती है, हम बेहतर का, क्योंकि छत्तीसगढ़ को भी चुनाव में जाना है, हमको भी जाना, साथ में ही जाना है, तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ हमको मिलेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि दोनों राज्यों का एक ही प्रभारी, और ये सही बात है कि 2003 से इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का एक उदय होता है, इमर्जेंस होता है, और वो भी बड़ी ताकत से होता है। उधर डॉक्टर रमन सिंह उभरते हैं, यहाँ उमा भारती जी लीड करती हैं, फिर बाबूलाल गौर साहब का छोटा सा स्पान होता है, और 2005 से 2022 तक की राजनीति शिवराज सिंह चौहान जी के नाम मध्य प्रदेश में उनकी अनुगूंज के साथ निरंतर आगे बढ़ती है। जय जी, अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में मुझे कहने में संकोच नहीं कि वो बीजेपी से बहुत तेज़ी से सीख रही है, और कमलनाथ जी इसके सबसे बड़े जिसको आप कह सकते हैं कि एडॉप्टेबिलिटी के एक बहुत ही बड़े लीडर हैं। एक तो वो झिझकते नहीं हैं, वो साफ तौर पर चीज़ों को बहुत वैज्ञानिक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे बीजेपी ने अपने संघर्ष के दिनों में किया कि वो उन सीटों को चुनती थी और उन नेताओं को चुनती थी जिनका फैक्टर ऑफ विनेबिलिटी बड़ा मजबूत होता था, कि आप दाएं बाएं मत देखिए, आपके पास मजबूत संगठन नहीं है, आप भटक जाएंगे, अगर इस जंगल में घुसेंगे, रास्ता नहीं मालूम है, आप भटक जाएंगे। बीजेपी दांव खेलेगी क्योंकि वो खेलती आई है और उसका एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क है। तो आप इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? यानी कमलनाथ जी 2023 में भी लिमिटेड ऑप्शन की इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे जो कभी बीजेपी की होती थी। बीजेपी के संगठन से वो निरंतर सीख रहे हैं, और बीजेपी निश्चित तौर पर जिस तरह से, मैं ये नहीं कहूँगा कि निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी के मुखालिफ रहे हैं, लेकिन कुछ जगह कसक बीजेपी को दे गए हैं कि साहब यहाँ भी अगर हम थोड़ा सा प्रत्याशी चयन को लेकर सतर्क हो जाते, जो कांग्रेस रही जिसको लेकर हमारी तुलना में, तो हमारा नतीजा और बेहतर होता। तो इस लड़ाई को आप 2023 के लिहाज से कैसे देखते हैं? जी शरद जी, नगर निगम के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, इसने निश्चित रूप से दोनों पार्टियों को अपनी रणनीति पे और अपनी कार्यशैली पर, दोनों पर सोचने पे मजबूर तो किया है। जहां पर उन्होंने एक अच्छी रणनीति बनाई, अच्छे प्रत्याशी दिए, वहां पे उनको जीत भी हासिल हुई, और जहां पर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए सबक रहा सवाल हर पार्टी में, यदि आप कोई नए प्रयोग नहीं करेंगे या नया बदलाव नहीं करेंगे तो कहीं स्थिरता आ जाती है, एक ठहराव सा आने लगता है। और बीजेपी इस बात को लेकर के लगातार नए प्रयोग करती रहती है, वहां पे बदलाव की प्रक्रिया वो जल्दी स्वीकार करते हैं, और इससे दो चीजें होती हैं, मंथन होता है तो अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। अब आप, क्योंकि विष के रूप में जब आप किसी को हटाते हैं तो वो एक नाराजगी भी होती है। नगर निगम चुनाव में भी यदि हमने देखे तो बहुत सारी नाराजगी छोटे स्तर पे सामने आई है। और मैं कमलनाथ जी की, जैसे हम पहले भी ये बात कह चुके हैं, एक कॉर्पोरेट स्टाइल में उनका काम है, और वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, नतीजे चाहिए और उसको कैसे करना चाहिए, तो वो उनकी स्ट्रेटेजी होती है, कई बार सफल भी होती है। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस को अभी एक संगठन के स्तर पर पूरे प्रदेश में अपना मजबूत संगठन फिर से ढांचा खड़ा करने की जरूरत है। बहुत जगह पर वो अभी स्थिति उसकी कमजोर है। आप जो प्लान करते हैं, क्रियान्वित करने के लिए आपको एक अच्छी टीम की जरूरत होती है, शायद वहां आकर के कांग्रेस के लिए दिक्कतें आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन कमलनाथ जी की चुनौती ये भी है कि उनको ये भरोसा भी दिलाना पड़ेगा अपनी टीम को कि मेरे बिना भी आपको जीतने की आदत डालनी पड़ेगी। अभी आप अगर किसी एक कैप्टन पे डिपेंड करते हैं इतनी इस तरह से कि आपके कार्यकर्ता और आपके तमाम नेताओं के मन में बात यही है कि हे नाथ, आप ही हम सबके नाथ हैं, और उसके बाद कौन हमारा नाथ होगा, तो ये चुनौती है। और ये कमलनाथ जी के लिए भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि टीम के जो दोनों कमांडर और डिप्टी हैं वो दोनों उस लेग में हैं जहां उनके लिए 2023 ही करो मरो का चुनाव है। इसके बाद उनके लिए दिल्ली की राजनीति, कमलनाथ जी कई बार संकेत देते हैं कि उसके बाद वो दिल्ली का रुख। जी, एक बार और आपको
प्रयुक्त करना चाहूंगा, कांग्रेस के लिए भी एक मौका है कि वो अपने नए टीम को, नए लोगों बिल्कुल को ठीक है, वो बहुत कर ज़रूरी सकती है, क्योंकि कमलनाथ जी पर 2018 1 जून से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस निर्भर रही है और आज 2022 के हम 8वें महीने में ये बात कर रहे हैं और 4 महीने बाद ये महीना भी चुनावी वर्ष में जाके समाप्त हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि अजय जी भी अपने मन में इस सवाल को जरूर झांक रहे होंगे कि कमलनाथ जी के बाद कौन, और ये बड़ी चुनौती है और ये कमलनाथ जी की जितनी चुनौती नहीं है उतनी अजय जी जैसे युवा नेताओं की चुनौती है कि आपको ये करना पड़ेगा कि साहब आपने जो 40 साल की अपनी राजनीति की है हम वो मशाल थाम के आगे बढ़ेंगे। अजय जी। देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। उसमें एक बड़ा परिवर्तन है, हमने आक्रामक होकर लड़ना चालू किया है। नहीं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कई बार उस आक्रामकता से नहीं लड़ता था। जैसे नगरीय निकाय चुनावों में आपने कहा, कमलनाथ जी ने कहा कि गड़बड़ होगा तो मेरा हेलीकॉप्टर तैयार है, मैं तत्काल पहुंचूंगा। ये आक्रामक शैली है, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा और कहीं ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी जहां इस तरह से कहीं जाना पड़ जाए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में अगर आप हमारी बदलती हुई शैली को देखें तो आज सरकार जरूर भाजपा की है, लेकिन आप परिणामों में जाएं तो हमने ऐसे डिफिकल्ट टास्क अचीव किए हैं जो माना जाता था कि कांग्रेस के बस में नहीं है। जैसे हम दमोह जीत गए, हम बिंद में रेगांव जैसा उपचुनाव जीते 30 साल बाद, हम रीवा की सीट जीत गए नगर निगम में जबकि पूरा बिंद हम हार गए थे। ग्वालियर चंबल सिंधिया के जाने के बाद जहां भाजपा कहती थी कांग्रेस तो बची नहीं है, मुरैना ग्वालियर दोनों नगर निगम हम जीते। तो ये आक्रामक शैली से कांग्रेस को परिणाम मिले हैं। ये बात जरूर बहुत अच्छी कही है नागड़ा जी ने कि संगठन पे कांग्रेस को और काम करने की आवश्यकता है। मैं स्वीकार करता हूं, हम मंडलम स्तर तक संगठन को मजबूत कर रहे हैं और आने वाले 2-3 महीनों में आपको दिखेगा कि बूथ और मंडलम तक की हमारी कमेटियां काम करती हुई दिखाई देंगी और 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में वही संगठन और आक्रामक शैली हमें फिर से सत्ता में वापस लाएगा। डॉक्टर वाजपेयी, इसी को आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, उनका अच्छा मोरल है, अच्छी बात है, लेकिन मैं एक जो चीज़ रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से दर्शकों के सामने, आपके और नागड़ा साहब के रिव्यू के लिए, कि 23 का चुनाव सब क्रिटिकल होने वाला है, हम लोग सब समझते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में ठीक है, हमारी अपर एज भी है, हम मान लेते हैं कांग्रेस पे, लेकिन हम उसको एक डिसाइसिव लीड में, कंफर्टेबल लीड में कैसे बदलें। जैसे 2003 में हम 173-74 के साथ में हमने सरकार बनाई थी। तो हमारे सामने ये है सर, एक मैं छोटा सा उदाहरण मेडिकल का देता हूँ कि हम संगठन के माध्यम से हर बूथ के ऊपर हम आई डोनेशन कर सकते हैं, चश्मे लगा सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, जिससे हमको वहाँ का सत्य और तथ्य मिले। हमारी आईज, नोज, ईयर क्रिएट करना, ये संगठन का काम होता, फीडबैक आना। पर फिर इस चश्मा लगाने के बाद सामने वाले को विजन देने का काम शिवराज जी का है कि भाई वो देखेगा क्या, हम ऑफर क्या करेंगे, जिसकी जिक्र कई बार आप भी करते हैं कि चुनाव इस पर होना चाहिए। तो व्हाट इज द विजन ऑफ दोज फोर्सेस। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। एक तरफ सांगठनिक गतिविधियां, जिसके ऊपर आज का आपका कार्यक्रम है, उसको मजबूत करना, संसाधनों से लैस करना, उसकी देखने की क्षमता को बढ़ाना, बूथ तक महसूस करने की, फिर उसको क्या दिखाने हम जा रहे हैं, ये विजनरीज का काम है, शिवराज सिंह चौहान जी का, विष्णुदत्त शर्मा जी का, हितानंद जी का, कि हमारी स्टेट की नीड क्या है, हम लड़ेंगे किन मुद्दों पर। और इन दोनों को जब तक हम सर समाहित नहीं करेंगे, मैं आपको और नागड़ा साहब को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, जिससे हम अपने समर्थक, हमारा वोट बैंक है, उसको हम वोटों में कैसे बदलें, हम लोगों को कन्विंस कैसे करें, क्योंकि केवल हम अपने संगठन के ढांचे के आधार पर वोट नहीं ले सकते। तो इसीलिए एक और जहां संगठन का ढांचा मजबूत होना चाहिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं दूसरा 23 का विजन क्या होगा शरद जी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी ये बड़ी मांग आने वाली है निकल के, तब केवल निंदा एक दूसरे की हम कर देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। वोटर को बताना होगा कि हम लोग शिवराज जी के नेतृत्व में क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती होगी और इसी में अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक 2023 के पहले कुछ इस तरह के निर्देश और ऐसे कंसेंसस होते हैं कि राजनीतिक दल बहुत बढ़ चढ़कर दावों के साथ मतदाता को प्रभावित करने के मानस से चुनाव में नहीं उतरेंगे, या आगे जाकर और भी, तो क्योंकि कभी ना कभी तो इस चीज़ पर निश्चित तौर पर कोर्ट जब एक बार अपना ऑब्जर्वेशन दे चुका है तो आगे भी सतर्कता तो बरतनी होगी। लेकिन ये सही बात है कि लड़ाई काफ़ी मजबूती से और दिलचस्प तरीके से लड़ी जा रही है। उसकी झलक 2018 से लेकर अब तक कई मौक़ों पर मिली है, लेकिन बीजेपी की ताकत उसका मजबूत संगठन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि वो एक ऐसी पार्टी है जो बहुत तेज़ी से सीखना पसंद करती है और चुनाव लड़ने की एक मशीन की तरह चुनाव को लड़ती है। कांग्रेस की ताकत कमलनाथ जी के आसपास सिमटी है, बिल्कुल सही बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पूरी कांग्रेस कमलनाथ जी की तरफ ही देख रही है। ये अगर उसकी ताकत है, जैसा कहा जाता है कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं होने चाहिए, ये उनकी चुनौती है, उनकी ताकत है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक चैलेंज भी है, क्योंकि वो जो एक नई कांग्रेस खड़ी करने की बात है, जिस नई जमावट की कांग्रेस के लिए बात है, उसकी तैयारी भी 2023 के पहले कांग्रेस में दिखनी चाहिए। जो 2028, 2033 और 2040 की कांग्रेस हो, उसकी झलक भी 2023 में मिलनी चाहिए। तब मध्य प्रदेश एक बाइपोलर पॉलिटिक्स के अपने चरित्र को लेकर ताकत से आगे बढ़ेगा। तो निगाह रखिएगा साहब, ये 2023 जो है कई मायनों में बहुत निर्णायक है मध्य प्रदेश के लिए और ख़ासतौर से कांग्रेस के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत शुक्रिया अजय नागला जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बीजेपी की नई जमावट। नमस्कार।